नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास हम लोगों का 31वें नंबर का है। इससे पहले हम 30 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज के क्लास से हम कुछ इम्पोर्टेंट चेंज कर रहे हैं। पहले 30 क्लासेस में हम मैथ और स्टैटिक जीके लगातार एक ही वीडियो में कराते आ रहे हैं। यहाँ से हम कुछ चेंज कर रहे हैं। इस सीरीज़ में आपको स्टैटिक जीके मिलेगा। मैथ्स के लिए हम अलग से एक सेशन स्टार्ट करेंगे जो कि आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे। यहाँ से लगातार आपका स्टैटिक जीके ही चलेगा इस सीरीज़ में। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला सवाल? अरबी विद्वान इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जो कि तुगलक वंश का शासक था, उसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता का एक पुस्तक है, उसका क्या नाम है? रेहला। रेहला पुस्तक का नाम है इब्न बतूता का। नेक्स्ट है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये आपका मौर्य वंश का संस्थापक था। इसके शासनकाल में ईरान, जो कि उसमें यूनान बोलते थे, यूनान का एक राजदूत था। क्या नाम था उसका? मेगास्थनीस। मेगास्थनीस। मेगास्थनीस ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसका फेमस बुक कौन सा है? तो इसका फेमस बुक है इंडिका, मेगास्थनीस का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ये किसका शासक था? गुप्त वंश का था। आपका समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य, इसको भी चंद्रगुप्त सेकेंड के नाम से भी जानते थे। ठीक है, अकबर द्वितीय के नाम से भी इसको जानते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। इसके समय में कौन सा आया था? चीनी यात्री फाहियान आया था। फाहियान, चीनी यात्री फाहियान आया था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन आपका पुष्यभूति वंश का शासक था। ठीक है, इसके शासनकाल में कौन आया था? चीनी यात्री ही आया था, उसका नाम था आपका हेनसांग। हेनसांग। ठीक है, हेनसांगा नहीं है, हेनसांग है। ठीक है, हेनसांग का फेमस बुक जो कि एग्जाम में पूछते रहता है, कौन सा है? सी यू की। सी यू की। आप पुस्तक को भी और किसके शासनकाल में आया था वो भी याद रखना है। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आया था, चीनी यात्री। इसका पुस्तक है नाम सी यू की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य फाहियान। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज। यूनान, जो कि अभी ईरान को कहा जाता है, इंडिका, उसने पुस्तक लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था, उसने पुस्तक रेहला लिखा था। आपको हम पहले हर्षवर्धन का भी बता चुके हैं कि हर्षवर्धन 3 पुस्तक लिखा था। कौन कौन सा? PNR करके हम याद रखे थे। प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली। किसका पुस्तक है? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे, कौन? बाण भट्ट। बाण भट्ट। इनका 2 पुस्तक आपको हम बताए थे। कौन कौन सा? एक बताए थे आपको कादम्बरी और एक बताए थे आपको हर्षचरित्र। कादम्बरी याद रखिएगा, कादम्बरी और हर्षचरित्र किसका पुस्तक है? बाण भट्ट, जो कि आपका हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? डीएनए का प्रथम बार संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? डीएनए का प्रथम बार संश्लेषण वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। वाटसन और क्रिक। विलियम हार्वे किससे संबंधित है? तो ब्लड सर्कुलेशन से, रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित है विलियम हार्वे। सल रोनाल्ड रॉस किससे संबंधित है? मलेरिया का परजीवी, जो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है, परजीवी होता है, उसका खोज सर रोनाल्ड रॉस ने किया था। फंक भाई साहब। विटामिन का खोज किया था फंक भाई साहब ने, फंक ने। ठीक है, अब बात आ गया डीएनए का। क्या होता है डीएनए का फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एग्जाम में पूछते रहता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, डाइऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। एक होता है आरएनए, बस डीऑक्सी हटा दीजिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, डीएनए का काम क्या है? डीएनए का काम है आपका जेनेटिक गुणधर्म को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में
ट्रांसफ़र करना। और आरएनए का क्या काम है? आरएनए का काम है प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। डीएनए का काम है जेनेटिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में डालना, और आरएनए का काम है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। आपका जो डीएनए होता है ये आपका न्यूक्लियस में तो होता ही है, केंद्रक में होता ही है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया और ल्यूकोप्लास्ट तीनों में होता है। आपका जो आरएनए होता है ये कहाँ पे होता है? तो आपका केंद्रक में तो हो ही गए, जिसको कि हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और एक हो गए आपका क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म, इसको हम कोशिका द्रव्य। ये पता है ना कि ये आपका कोशिका है, ये आपका मान लीजिए कि न्यूक्लियस है। तो जो चीज़ न्यूक्लियस में भरा रहता है, जो लिक्विड न्यूक्लियस में भरा रहता है, इसको क्या हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। याद रखिए, केंद्रक द्रव्य। और ये आपका क्या है? कोशिका है। कोशिका के भीतर जो आपका लिक्विड भरा रहता है इसको क्या बोलते हैं? कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म। सेल का अध्ययन पता है ना क्या कहते हैं? सेल का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसी से आपका साइटोप्लाज्म बना है। इसको हिंदी में कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कोशिका द्रव्य। ठीक है, और जो न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको कि हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। केंद्रक द्रव्य। इसी न्यूक्लियस में आपका क्या होता है? डीएनए होता है। कुछ इस तरह से मान लीजिए कि आपका न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस है, तो आपका जब भी डीएनए न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटीन के साथ आपको मिलता है तो क्या करता है? एक क्रोमेटिन जाल बना देता है। कुछ इस तरह से, मकड़ी का जाल देखे हैं ना, कुछ इस तरह से क्रोमेटिन जाल बना देता है। क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन नेटवर्क बोलेंगे इसको, ऐसा जाल बना लेता है। यही जाल जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो उस समय यह जाल टूट जाता है। ठीक है, और जाल जब भी टूटेगा तो क्या बनेगा? एक छड़नुमा, छड़ के आकार का एक शेप बनाएगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र, बहुत नाम सुना होगा गुणसूत्र। ये गुणसूत्र अलग अलग जीवों में अलग अलग संख्या में होते हैं। जैसे कि ह्यूमन में कितने होते हैं गुणसूत्र? 46 होते हैं, 46 होते हैं। लेकिन गुणसूत्र आपका क्रोमोसोम हमेशा पेयर में पाया जाता है, पेयर में। ठीक है, तो 23 पेयर अब याद रखिएगा, 23 पेयर में अवेलेबल होता है गुणसूत्र हमारे शरीर में। ठीक है, 22 गुणसूत्र तो आपका अलग अलग गुणधर्म लेके आते हैं, जेनेटिक लक्षण हमारे शरीर में लेके आते हैं। प्लस एक बच गया, वो आपका सेक्स का निर्धारण करता है, लिंग का निर्धारण करता है। अगर 22 क्रोमोसोम प्लस XY क्रोमोसोम पिता के द्वारा आपके शरीर में आएगा तो लड़का का निर्माण होगा, लड़का पैदा लेगा। ठीक है, 22 क्रोमोसोम प्लस XX क्रोमोसोम पिता के द्वारा मिला तो लड़की जन्म लेगी। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, 22 क्रोमोसोम प्लस XY लड़का, 22 क्रोमोसोम प्लस XX लड़की। ये XX और XY किस पे निर्धारण करता है? तो पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कोशिका और केंद्रक का। ठीक है, कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक। नया पेज पे कर लेते हैं। आपने देखा ये आपका क्या था? कोशिका था, ये आपका केंद्रक था। ठीक है, तो कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक, हिंदी में रॉबर्ट हुक। और जो न्यूक्लियस है इसका खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने आपका न्यूक्लियस का खोज किया था, ब्राउन। ठीक है, आपसे पूछे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ये तो आपका मृत कोशिका का खोज किया था। ठीक है, और कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। लेकिन एग्जाम में पूछेगा कि आपका जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
जीवित कोशिका का खोज लीवेन हॉक ने किया था और कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने, न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आपने एक चीज और सुना होगा सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपका स्लाइडन एंड श्वान ने दिया था। स्लाइडन एवं श्वान ने दिया था। ठीक है, स्लाइडन एवं श्वान एक चीज देने में भूल गए थे। वो क्या था? भूले नहीं थे, मतलब इनको पता ही नहीं चला था। वो क्या था? सेल डिवीजन, कि एक सेल डिवीजन होगा तो दूसरा नए सेल का निर्माण होगा। सेल डिवीजन थ्योरी किसने दिया था? ये तो सेल थ्योरी दिए थे। किसने? स्लाइडन एवं श्वान ने। आपका सेल डिवीजन किसने दिया था? सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन आपका दिए थे रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। क्या? आपका सेल डिवीजन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, डीएनए पे। डीएनए का फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं कि डीएनए का फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जिसका डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डबल हेलिक्स मॉडल, ये भी याद रखिएगा कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ठीक है, और आरएनए का सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। ठीक है, फिगर है देख लीजिए, ये आपका डीएनए का फिगर हुआ और ये आपका आरएनए का फिगर हुआ। कलर चेंज कर लेते हैं। डीएनए में देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो आपका डीएनए होता है ये आपका डबल हेलिक्स मॉडल होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आरएनए आपका सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है, वन स्ट्रैंड का होता है। आपका डीएनए का आपको हम काम बता चुके हैं। इसका काम क्या है कि आपका जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है आपका डीएनए। ठीक है, आरएनए का काम है, तो आरएनए का काम है आपका प्रोटीन निर्माण करना। ठीक है, एक चीज और पूछता है डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस। इसमें आप 4 प्रोटीन का नाम देख रहे होंगे, यहाँ भी आप 4 प्रोटीन का नाम देख रहे होंगे। क्या है? साइटोनिन, गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन। यहाँ पे थाइमिन आपका आरएनए में नहीं पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि दोनों में आपका साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन आपका आरएनए डीएनए में होता है। आपका आरएनए में साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन के जगह यूरेसिल होता है। ठीक है, ये 4 आप प्रोटीन आपको याद रखना है। आप थाइमिन और यूरेसिल दोनों का याद रखिएगा कौन किस में होता है, कौन किस में नहीं होता है। थाइमिन आपका डीएनए में होता है, यूरेसिल आपका आरएनए में होता है। बॉन्ड से भी पूछता है इसमें दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो यहाँ पे आपका साइटोसिन और गुआनिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा? साइटोसिन और गुआनिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे? तो साइटोसिन और गुआनिन के बीच, और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थाइमिन के बीच। यही आपका आरएनए में थाइमिन की जगह पे आपका यूरेसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। 3 से 4 चीज़ें आपको डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऐश्वर्य ऑयल फील्ड। ये ऑयल है, तेल वाला है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऐश्वर्य ऑयल फील्ड आपका भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान का बात आ गए, राजस्थान का इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको हम बता देते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। राजस्थान का आपका जो कैपिटल है कहाँ पे? जयपुर में है, जयपुर। जयपुर शहर का स्थापना किसने किया था? तो आपका सवाई जय सिंह ने किया था। सवाई जय सिंह सेकेंड ने किया था, ये भी याद रखिएगा, सवाई जय सिंह।
सवाई जय सिंह द्वितीय सेकंड ने किया था। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पिंक सिटी, गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है जयपुर को। राजस्थान आपका 5 राज्यों से घिरा हुआ है। आपका नॉर्थ में हो गया पंजाब, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। ईस्ट में हो गए यूपी और साउथ में हो गए आपका एमपी और गुजरात। ठीक है, 5 राज्यों से घिरा हुआ है आपका राजस्थान। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है और पॉपुलेशन की दृष्टि से 8वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल में पहला और पॉपुलेशन की दृष्टि से 8वां स्थान है राजस्थान का। राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर। जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर किस नाम से जाना जाता है? वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से। इसके नाम से वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से। जयपुर में ही एक हवा महल है। हवा महल को किसने बनाया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। किसने? सवाई जय सिंह ने नहीं, आपका महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। उसमें याद रखिएगा जो हवा महल है 1799 में तो बना था। 1799 में आपका आरआरबी जेई रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसका खिड़की पूछ लिया था कि हवा महल में कितने खिड़की होती हैं, तो 953 खिड़कियां हैं हवा महल में। ठीक है, आपका पिंक सैंड स्टोन से बना हुआ है। आपका हवा महल पिंक सैंड स्टोन से बना हुआ है। ठीक है, जैसलमेर जिला, राजस्थान का जैसलमेर जिला है, वहाँ पे एक स्थान है पोखरन। पोखरन, इसी पोखरन नामक स्थान पर ही आपका परमाणु परीक्षण किया गया था। पहला कब किया गया था? 1974 में, और दूसरा 1998 में। ठीक है, 11 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। इसका कोड पूछता है कि कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इसका कोड था, जो 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। 1998 में जो आपका सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ था, इसका कोड क्या नाम था? इसका कोड का नाम था आपका ऑपरेशन शक्ति। कौन सा? ऑपरेशन शक्ति। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजस्थान के एक हनुमानगढ़ जिला है, उसमें एक कालीबंगन एक स्थान है। कालीबंगन स्थान आप सुना होगा, हड़प्पा सभ्यता जब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो कालीबंगन से मिले हुए थे। कालीबंगन कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में ही पड़ता है। राजस्थान में आपका 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल है। कौन कौन सा है? पहला है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है आपका जंतर मंतर। जंतर मंतर आपका भारत में 5 जगहों पे है। 5 जगहों का आपको नाम पता होना चाहिए। अभी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा भी है कि जंतर मंतर कहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो कहाँ पे है पहले आप जान लीजिए। दिल्ली में, जयपुर में, जयपुर है, और आपका हो जाएगा उज्जैन में, आपका मथुरा में और वाराणसी में। 5 जगहों पे आपका जंतर मंतर बनवाया गया था। और तीसरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है राजस्थान में? तो आपका राजस्थान का हिल फोर्ट्स। राजस्थान का हिल फोर्ट्स जैसे कि चित्तौड़गढ़, रणथंभौर इत्यादि शामिल है। ठीक है, राजस्थान का लोक नृत्य जो कि फेमस है कौन कौन सा है? घूमर, कालबेलिया, भवई, चौरी, कठपुतली। ये 5 आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन कौन सा? घूमर, कालबेलिया, भवई, चौरी और कठपुतली डांस। ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान का लोक नृत्य। राजस्थान का फेमस जो नेशनल पार्क है उसके बारे में भी बता देते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क। अच्छा, केवलादेव जो नेशनल पार्क आपको हम बताएं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, कब शामिल किया गया था? तो 1985 में शामिल किया गया था। और आपको क्या बताए थे? जंतर मंतर। जंतर मंतर को कब शामिल किया गया था? जो कि 5 जगहों पे है, 2010 में शामिल किया गया था।
ठीक है। और राजस्थान का जो फोर्ट है उसको कब शामिल किया गया था? 2013 में शामिल किया गया था, ठीक है। आपको बता रहे थे यहाँ पे हम क्या, नेशनल पार्क में रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, डेजर्ट नेशनल पार्क, सांभर झील वन्य जीव अभ्यारण्य और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क याद रखिएगा आप, जो कि राजस्थान में पड़ता है। बाकी आपको केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का आपको पहले से भी याद होना चाहिए और याद भी होगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टि ठीक करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए? निकट दृष्टि दोष, जिसको कि हम बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो हम ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लेंस का इस्तेमाल करते हैं कि दर्पण का, तो लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अभी कौन सा लेंस? तो आपका अवतल लेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, मायोपिया में क्या होता है? निकट के चीज़ें तो आपको दिखाई देगी लेकिन दूर की चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसका हम फिगर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए आपका मायोपिया है, शॉर्ट साइड डिस्टेंसेस, मतलब निकट दृष्टि दोष। इसमें आपका जो नेत्र गोलक है ये आपका बड़ा हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण आपका जो फिगर का जो इमेज है रेटिना पर नहीं बनता। ये आपका रेटिना है, यहाँ पे नहीं बनता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसीलिए हमें निकट की चीज़ें तो दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, ये अवतल लेंस लगा देते हैं, कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। ये क्या करता है, इसका कैसा कैरेक्टर होता है? इसका कैरेक्टर होता है डाइवर्ज करता है, मतलब प्रकाश को फैलाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, प्रकाश को फैला दिया, यहाँ आपको जाके इसका कोर पे मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल रहा था, प्रकाश को फैलाने के बाद इसका कोर पे मिल रहा है। और ये आपका क्या है, आँख हमारा किस लेंस के भांति कार्य करता है, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो हमारा आँख जो है उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। और उत्तल लेंस कैसा लेंस है? ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है, प्रकाश को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे मिलाता है। और आपका अवतल लेंस प्रकाश को डाइवर्ट करता है, प्रकाश को फैलाता है। यहाँ से प्रकाश फैला दिया, ये आपका उत्तल लेंस है जो कि कन्वर्जिंग लेंस है। प्रकाश को आपको एक स्थान पर जाकर मिला दिया। पहले रेटिना पर नहीं मिलता था, अब रेटिना पर मिल गया। कैसे मिला? क्योंकि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा में अवतल लेंस लगा दिए थे, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। इसका प्रचलित नाम क्या है? बेकिंग सोडा है, जिसको हम खाने का सोडा ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, धोने का सोडा। धोने का सोडा का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये आपका धोने का सोडे का फॉर्मूला होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट आपका खाने का सोडा या बेकिंग सोडे का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कास्टिंग सोडा। कास्टिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaOH, ठीक है। ये आपका कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है आपका हाइपो का फॉर्मूला क्या है? इसको हम बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। क्या है फॉर्मूला? Na2H2O3.5H2O, ठीक है। ये आपका हाइपो का फॉर्मूला है, जिसको कि हम सोडियम थायोसल्फेट भी बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो का प्रयोग, तो इसका फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। गोल्ड और आपका चांदी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी सोडियम थायोसल्फेट हाइपो का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा क्या होता है फॉर्मूला? NaHCO3। आपने सुना होगा कि ब्रेड निर्माण के समय या फिर रोटी बनाने के समय उसको सॉफ्ट करने के लिए बेकिंग सोडा डाला जाता है, ठीक है। जो आपका रोटी में बेकिंग सोडा डालने पर जो गैस निकलता है, कौन सा गैस निकलता है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है रोटी से,
ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि रोटी से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। आपका पेट का एसिडिटी, अम्लीयता ठीक करने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग सोडा का, खाने का सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आ गया सोडियम का। सोडियम आपका ग्रीक नाम या फिर लैटिन नाम किससे बना होता है? नेट्रियम से। नेट्रियम, इसका सिंबल क्या होता है? Na, जो कि स्टार्टिंग का दिया हुआ है Na। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। SPDF 4 ब्लॉक होते हैं, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है आपका सोडियम। सोडियम अत्यंत अभिक्रियाशील होता है, इसको मुक्त अवस्था में नहीं रखा जाता है, इसको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। चांदी के समान सफ़ेद होता है, इसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इसका डेंसिटी, जो सोडियम का डेंसिटी है आपका पानी के डेंसिटी से भी कम होता है, इसी कारण यह पानी के सतह पे तैरते रहता है, ठीक है। पानी के सतह पे सोडियम आपका तैरते रहता है। सोडियम आपका किस चीज़ में घुलनशील है ये भी पूछता है, तो सोडियम आपका बेंजीन तथा ईथर में घुलनशील होता है, याद रखिएगा, बेंजीन और ईथर में घुलनशील होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, गणेश विद्यार्थी मावलंकर। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से आपको हम 3 से 4 बुक का नाम बताए थे। कौन कौन सा बुक है आपका? था फर्स्ट बुक था आपका ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की एक झलक। सेकेंड बुक क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की एक खोज। तीसरा बुक क्या नाम था? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक आपको हम पत्रिका का नाम बताए थे, पेपर का, पेपर क्या नाम था इनका? पत्रिका का नाम द हेराल्ड के नाम से था, द हेराल्ड, ठीक है। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या बोलते हैं इसको, समाधि स्थल कहाँ पे है, या फिर क्या बोलते हैं समाधि स्थल को? शांति वन बोलते हैं। कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है शांति वन, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल क्या बोलते हैं? महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, इनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट, ठीक है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। अब बात आ गया लोकसभा। आपको पता है ना कि हमारे देश में संसद में 3 भाग हैं, कौन कौन सा? राष्ट्रपति, दूसरा आपका राज्यसभा और तीसरा आपका लोकसभा। राष्ट्रपति के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, आज हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे और लोकसभा के बारे में बात करेंगे। संसद हमारे संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? संसद के बारे में आर्टिकल नंबर 79 में दिया गया है, ठीक है। राज्यसभा के बारे में 80 में दिया गया है और लोकसभा के बारे में हमारे आर्टिकल नंबर 81 में दिया गया है, ठीक है। राज्यसभा को अपर हाउस उच्च सदन बोलते हैं, लोकसभा को लोअर सदन बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा में टोटल सीटें कितना है? 250, कितना? 250, 250। अभी कितना है? 245 है। लोकसभा में टोटल सीट कितने हैं? 552। पहले सीट कितना थे? 525 थे, लेकिन 31वां संविधान संशोधन के अनुसार 525 से बढ़ा के 552 कर दिया गया था, ठीक है। लोकसभा का सीट आपको याद रखना है, कौन सा? 31वां संविधान संशोधन। राज्यसभा में 12 मेंबर को राष्ट्रपति आपका क्या करता है? मनोनीत करता है, 12 मेंबर को राज्यसभा में। आपका लोकसभा में 2 को मनोनीत करता था राष्ट्रपति, लेकिन अभी वो उसको हटा दिया गया है, ठीक है। ये 2 अभी मनोनीत नहीं होते हैं। आपका जो राज्यसभा है ये अस्थायी सदन है, ठीक है, परमानेंट है, लेकिन लोकसभा आपका टेम्पोररी है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अनुसार आपका लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आर्टिकल नंबर 85 के तहत इसको भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए?
30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा का न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 25 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। हमारा संसद जो कि पहले 1921 में बनना स्टार्ट हुआ था, उसका डिजाइनर क्या नाम था? तो एडवन लुटियंस। अभी हमारा जो नया संसद बन रहा है उसका आकार कैसा है? तो अभी जो हमारा नया संसद बन रहा है उसका आकार त्रिभुजाकार है, और जो पहले वाला संसद था उसका आकार कैसा है? तो पहले वाला संसद का आकार आपका वृत्ताकार है, मतलब सर्कल का शेप का है। ठीक है, जो अभी जो बना हुआ है हमारा संसद भवन त्रिभुजाकार, इसका डिजाइनर का नाम आप कमेंट बॉक्स में टपकाइएगा कि कौन सा डिजाइनर है और कौन सा कंपनी के द्वारा बनाया गया है, टाटा है या फिर कोई और है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल में 1/3 आपका जो मेंबर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 साल में। कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष। एक सवाल राज्यसभा और लोकसभा से और पूछता है कि राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, आर्टिकल नंबर 108 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति आपका राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। चलिए, इतना चीज़ें आप संसद के बारे में याद रखिएगा, और भी आने वाले क्लासेस में एक्स्ट्रा हम और चीज़ और बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कैबिनेट मिशन के सिफारिश के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, उसमें कुल टोटल 389 सदस्य थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन पूछता है कि भारत में कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था जिसमें कैबिनेट मिशन आपका भारत आया था? तो क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 3 सदस्यीय एक हाई कमीशन का स्थापना किया और भारत भेजा था। उस कमीशन में 3 लोग थे। कौन कौन थे? तो एक थे आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, पहला। दूसरा हो गया आपका सर स्टफर्ड क्रिप्स, और तीसरा हो गया आपका एबी अलेक्जेंडर। कौन कौन से? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, इसमें 389 मेंबर, इन्होंने कहा था कि 389 मेंबर आपका कैबिनेट मिशन में होंगे। ठीक है, कैबिनेट मिशन का मुख्य काम क्या था? कि आपका आसानी से सत्ता को स्थानांतरित करना, मतलब ब्रिटिश सरकार से डायरेक्ट सत्ता भारतीयों को देना। ठीक है, कैबिनेट मिशन का प्रमुख उद्देश्य था। कैबिनेट मिशन में टोटल 389 सदस्य थे। इसमें से आपका 296 सदस्य को चुन के लाना था, निर्वाचित होते। ठीक है, और 93 सदस्य आपका मनोनीत होते। ठीक है, 296 आपका निर्वाचित होते और 93 आपका मनोनीत होते। इसमें से भी 292 आपका जो कि प्रांत, अब ब्रिटिश प्रांत से आते, और 4 आपका अलग स्टेट से आते। 4 स्टेट्स आपको इम्पोर्टेंट है, को बाद में बताएंगे। अगर आपको याद होगा तो कमेंट्स में टपकाइएगा। अभी हमको चारों स्टेट्स का भी हमको नाम याद नहीं है। ठीक है, और 93 आपका मनोनीत होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 389 होगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? ध्वनि की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी मेजर किया जाता है। किसमें मेजर किया जाता है? फ्रीक्वेंसी आपका डेसिबल में मेजर किया जाता है। अब बात आ गया साउंड का। साउंड क्या है? साउंड भी एक प्रकार का एनर्जी है। साउंड का उत्पादन कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है? तो वाइब्रेशन से। ठीक है, वाइब्रेशन से ही आपका साउंड का प्रोडक्शन होता है, वाइब्रेशन। ठीक, साउंड भी एक क्या है? वेव है। वेव के फॉर्म में ही एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होता है, वेव के फॉर्म में। वेव क्या है? वेव आपका एनर्जी ट्रांसफर करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे।
वेव आपका दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? एक तो हो गए आपका मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और एक हो गए आपका नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब क्या है? यांत्रिक तरंगे, और नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे जिसको कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, इसको हम प्रकाश चैप्टर जब भी पढ़ेंगे वहाँ आपको हम बताएंगे। अभी आपको हम मैकेनिकल वेव के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपका ट्रांसवर्स वेव और एक होते हैं आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या? अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या? अनुदैर्ध्य तरंगे। तो साउंड आपका अनुदैर्ध्य तरंग में आता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये आपका अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे में दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, ये आपका जो मैकेनिकल वेव है इसको मीडियम का आवश्यकता पड़ता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए आपको किसी माध्यम का आवश्यकता पड़ता है। आपका नॉन मैकेनिकल वेव में किसी मीडियम का आवश्यकता नहीं पड़ता है। जैसे कि लाइट है, रेडियो वेव से लाइट को सूर्य से आपका पृथ्वी तक आने में किसी मीडियम का आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसीलिए वो क्या है आपका नॉन मैकेनिकल वेव, किसी मीडियम का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैकेनिकल वेव में आपको मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। चूँकि हमें ट्रांसवर्स वेव में मीडियम का आवश्यकता है, ये आपका मीडियम के कण कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जो आपका ट्रांसवर्स वेव ये आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, जो आपका डायरेक्शन के कण है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आपका जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ये आपका डायरेक्शन है, ठीक है, उसका कण का मतलब उसका जो मीडियम के कण है इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आपका जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, इसी का पैरेलल डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। इसको हम अनुदैर्ध्य तरंगे बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस पता हो गया, ठीक है। साउंड वेव्स को फ्रीक्वेंसी के अनुसार हम डिवाइड 3 भाग में कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी के अनुसार, उसका आवृत्ति के अनुसार। कौन कौन सा? फर्स्ट है आपका इंफ्रासोनिक वेव, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? अवश्रव्य बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका ऑडिबल वेव, जिसको कि हम श्रव्य बोलते हैं। तीसरा हो गया आपका अल्ट्रासोनिक वेव, जिसको कि हम पराश्रव्य बोलते हैं। इंफ्रासोनिक वेव वे आपका वेव होते हैं जिसका आवृत्ति आपका 20 हर्ट्ज से भी कम होते हैं, ठीक है। ऑडिबल वेव होती हैं जिसका आपका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होते हैं, ठीक है। और आपका अल्ट्रासोनिक वेव होते हैं जिसको कि यहाँ पर हिंदी में पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के जो भी आपका फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं, ठीक है। तीनों को याद रखना पड़ेगा आपको। अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंगे, इसका आपका एग्जाम्पल पूछता है कि कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो गठिया रोगी का इलाज में आपका अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आपका मस्तिष्क का ट्यूमर होता है, मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी आपका अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगे का उपयोग किया जाता है। कल कारखाने, चिमनी को आपको सही करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि वायुयान या फिर जो इम्पोर्टेंट कपड़े हैं उसको धोने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है। दूध के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए भी आपका अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ आपको दूध में और बताए थे हम, दूध का पास्चुराइजेशन कितने डिग्री पे होता है? 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है दूध का पास्चुराइजेशन। दूध का पास्चुराइजेशन किसने दिया था? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने ही रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। रेबीज किससे होता है? वायरस से होता है। ये सब आपको बता चुके हैं। साउंड से कुछ और चीज़ें आपको बता देते हैं। जो साउंड का स्पीड होता है किस पे डिपेंड करता है? तो इलास्टिसिटी पे और उसका डेंसिटी पर निर्भर करता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जिसका इलास्टिसिटी जितना ज़्यादा होगा उसका उस मीडियम में साउंड का स्पीड ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा साउंड का स्पीड
ठोस में होगा, द्रव में होगा कि गैस में होगा? सबसे ज़्यादा आपका सॉलिड में होगा, ठोस में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, उसके बाद गैस में होगा। सॉलिड में आपका सबसे ज़्यादा किस में होता है? एल्युमिनियम में। कितना होता है? 6420 मीटर पर सेकेंड आपका साउंड का स्पीड होता है, ठीक है। लोहा में कितना होता है? 5120 होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड आपका लोहे में होता है। लिक्विड में कितना होता है? पानी में, तो पानी में आपका 1493 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। गैस और हवा दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपका हवा में साउंड का स्पीड कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन गैस में आपका 280 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। इतना चीज़ें आपको बाई हार्ट याद होना चाहिए। एल्युमिनियम में कितना? 6420, आयरन में 5120, और आपका लिक्विड में पानी में 1493 मीटर पर सेकेंड, गैस में 280 और हवा में 332 मीटर पर सेकेंड होता है। अब स्पीड इसका अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक चीज़ आपको बता चुके हैं, तो इलास्टिसिटी जिसका जितना ज़्यादा होगा उसमें साउंड का स्पीड उतना ही अधिक होगा। जिसका डेंसिटी कम होगा क्या होता है? उसका स्पीड वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि एक हो गया आपका ह्यूमिड एयर और एक हो गया आपका ड्राई एयर। तो ये जो ह्यूमिड एयर होता है, आर्द्र हवा होता है, इसका डेंसिटी क्या होता है? कम होता है ड्राई एयर के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पे आपका डेंसिटी कम होता है। जिसका डेंसिटी कम, उस मीडियम में क्या होता है? स्पीड का चाल अधिक होता है। इसीलिए ह्यूमिड एयर में साउंड का स्पीड ज़्यादा होता है। इसीलिए हमको बरसात के मौसम में, क्योंकि ह्यूमिड एयर कब देखने के लिए ज़्यादा मिलता है? बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में हमको साउंड का स्पीड ज़्यादा सुनने के लिए मिलता है, ज़्यादा तेज़ी से हमारे पास आता है, ठीक है। अच्छा, साउंड का स्पीड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? साउंड का स्पीड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता है। हाँ, टेम्परेचर का पड़ता है। टेम्परेचर आपका अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो साउंड का स्पीड कितना बढ़ जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 0.61 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड साउंड का बढ़ जाता है अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान अधिक होता है। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है आपका साउंड के स्पीड पे। ह्यूमिडिटी का आपको बता चुके हैं कि ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। जिसका आर्द्रता नमी ज़्यादा होता है उसका डेंसिटी कम हो जाता है। डेंसिटी कम हो जाता है तो यानी उसका स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। इतना सारा चीज़ आप साउंड के बारे में याद रखिएगा। साउंड से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको आने वाले क्लासेस में हम बताएंगे। आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।